हेलो स्टूडेंट्स, आज हम शुरू करते हैं सामाजिक अनुसंधान की तीसरी सामाजिक अनुसंधान की प्रक्रिया के 12 चरणों में से आज हम देखते हैं तीसरा चरण, इकाइयों का निर्धारण। इकाइयाँ मतलब हमने अध्ययन के लिए जो विषय या समस्या का चुनाव किया है उस का अध्ययन करने के लिए कुछ इकाइयों का समग्र में से चुनाव किया जाता है, वही हमारी इकाई अध्ययन की इकाइयाँ होती है। तो क्योंकि हम संपूर्ण विषय या संपूर्ण समस्या का तो अध्ययन नहीं कर सकते, लेकिन उनमें से कुछ का हम कहें कि समग्र में से कुछ ऐसी इकाइयों का चुनाव कर लेते हैं जो समग्र का प्रतिनिधित्व करती है। और इस प्रकार इन इकाइयों का निर्धारण सामाजिक शोध का एक प्रमुख चरण होता है। इकाइयों का चुनाव करने के बाद उनको सही रूप से परिभाषित किया जाता है और इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखा जाता है कि ये इकाइयाँ हमारे शोध के लिए गए विषय और समस्या से संबंधित हों, संपूर्ण समग्र का प्रतिनिधित्व करती हो और इकाइयाँ एकदम सरल और स्पष्ट हो और ऐसी हो जो अत्यंत ही सरल हो, जो हमारे अनुसंधान क्षेत्र या अनुसंधान विषय से संबंधित हो। क्योंकि सामाजिक अनुसंधान में मुख्य रूप से समस्याओं पर ही ध्यान दिया जाता है, तो उसमें मुख्य रूप से जो इकाइयाँ हम या अनुसंधानकर्ता द्वारा ली जाती है, जैसे निर्धन, कृषक, श्रमिक, बेरोजगारी, बेकारी, शिक्षित, शहरी, ग्रामीण आदि। तो जो भी कहने का तात्पर्य है कि जो भी इकाइयाँ अध्ययन के लिए चुनी जाती है उनको एकदम सही ढंग से परिभाषित कर लिया जाना चाहिए, अर्थात हमें समझ लेना चाहिए कि उसका अर्थ क्या होता है। जैसे कि हमने बेरोज़गारी पर हमें अध्ययन करना है, तो हमें बेरोज़गारी के अर्थ को ठीक ढंग से समझना होगा कि बेरोज़गारी क्या होती है, इसके क्या पैमाने हैं और किस स्थिति को हम बेरोज़गारी कहेंगे। क्योंकि अगर हमने इसको ठीक ढंग से परिभाषित नहीं किया तो अलग अलग शोधकर्ता या सूचनादाता इनका अलग अलग अर्थ लगाएंगे और इनको अलग अलग रूप में ही समझेंगे, तो हमें जो जानकारियाँ प्राप्त होगी उनमें समरूपता नहीं आ पाएगी। हर आदमी या हर उत्तरदाता उसका अलग अर्थ लगाएगा और अलग अर्थ के आधार पर ही वो हमें उसका उत्तर भी अलग ही देगा, जिससे कि शोध कार्य में हम कहें वस्तुनिष्ठता या वैज्ञानिकता समाप्त हो जाती है। अतः इकाइयों को ठीक से निर्धारित करना चाहिए और उनका अर्थ एकदम सटीक और ठीक ढंग से स्पष्ट रूप से लगाया जाना चाहिए, उनको ठीक ढंग से परिभाषित करना चाहिए ताकि उनका सभी समान रूप से अर्थ लगा सकें। सामाजिक अनुसंधान की प्रक्रिया के चरणों में चौथा चरण है प्रकल्पना का निर्माण। प्रकल्पना, जिसे हम उपकल्पना भी कह सकते हैं। इसके अंतर्गत शोधकर्ता अपनी अध्ययन समस्या या विषय के प्राथमिक स्तर के ज्ञान के आधार पर ऐसा सामान्य निष्कर्ष बनाता है जो उसे शोध का आधार बनता है। परंतु हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि प्रकल्पना या उपकल्पना एक आकस्मिक निष्कर्ष मात्र है। मतलब अगर हम सीधे से शब्दों में कहें तो उपकल्पना का मतलब है अनुसंधानकर्ता द्वारा अध्ययन कार्य शुरू करने से पहले अपने विषय या समस्या के बारे में जो निष्कर्ष निकाले जाते हैं वही उपकल्पना होती है और वो अपने आगे के अनुसंधान कार्य में इसी उपकल्पना को सिद्ध करने का प्रयास करता है। इसके बारे में लुंडबर्ग ने बताया कि उपकल्पना एक सामयिक सामान्यीकरण है जिसकी प्रामाणिकता की परीक्षा करना अभी बाकी है।
और अनुसंधान द्वारा इस उपकल्पना की परीक्षा की जाती है। अगर ये उपकल्पना सही साबित हो जाती है तो सिद्धांत या नियम का रूप ग्रहण कर लेती है, और अगर सही साबित नहीं होती है तो अनुसंधानकर्ता को फिर से नई उपकल्पना के साथ अपना कार्य शुरू करना पड़ता है। इस प्रकार कह सकते हैं हम कि उपकल्पना अध्ययन समस्या के रूप में अनुसंधानकर्ता के दिमाग में उपजी प्रारंभिक विचार का वैज्ञानिक रूप है, जिसे वो अपने अनुसंधान कार्य द्वारा सत्यता प्रदान करने का प्रयास करता है। अर्थात प्रकल्पना एक ऐसा निष्कर्ष है जिसे एकदम सही नहीं माना जाता, बल्कि तथ्यों के आधार पर उसका पुष्टिकरण किया जाता है। अर्थात ये पता लगाया जाता है कि वह सत्य है या असत्य है। जॉर्ज कैसवेल ने बताया कि उपकल्पना अध्ययन विषय से संबंधित वह काल्पनिक और अस्थायी निष्कर्ष है जिसकी सत्यता को केवल वास्तविक तथ्य ही प्रकट कर सकते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि उपकल्पना शोधकर्ता को दिशा प्रदान करने वाला एक ऐसा प्रकथन है जिसकी जांच की जानी अभी बाकी होती है, और इसकी सहायता से शोधकर्ता इधर उधर भटकने से बच जाता है, क्योंकि उसको एक विशेष दिशा प्राप्त हो जाती है और वो उसी दिशा में उसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए अपना कार्य वो निरंतर करता रहता है। इसी प्रकार डुनहम ने भी कहा है कि उपकल्पना अनुसंधानकर्ता के कार्य को दिशा प्रदान करती है और उसे ये बताती है कि उसे क्या ग्रहण करना है और क्या छोड़ देना है। इससे शोध क्षेत्र का कार्य क्षेत्र निर्धारित होता है और अनुसंधानकर्ता के लिए आगे का मार्ग और दिशा स्पष्ट हो जाते हैं, और उपकल्पना की सत्यता जब प्रमाणित हो जाती है तो वो नियम का रूप ग्रहण कर लेती है, और अगर असत्य सिद्ध होती है तो वो जो है अनुसंधानकर्ता के लिए फिर से नई उपकल्पना के साथ कार्य करने के लिए उसे दिशा प्रदान करती है। इस प्रकार से कहा जा सकता है कि कोई भी शोध हो, सभी प्रकार के शोधों में उपकल्पना या प्रकल्पना का होना अनिवार्य होता है, जिससे कि शोधकर्ता को अध्ययन करने के लिए एक दिशा प्राप्त हो जाती है और वो इधर उधर न भटक कर अपने दिशा अनुसार कार्य करता रहता है, और उस उपकल्पना के प्रूव हो जाने पर उसका अनुसंधान सफल हो जाता है, और अगर वो प्रकल्पना प्रूव नहीं होती है तो वो फिर से एक नई उपकल्पना लेकर अपना कार्य शुरू कर देता है। तो कुल मिलाकर अगर हम ये कहें कि प्रकल्पना का निर्माण सभी सामाजिक अनुसंधानों में सभी शोधकर्ताओं द्वारा किया जाता है, जिससे कि शोधकर्ता को एक निश्चित दिशा प्राप्त हो जाती है और वो इधर उधर भटकने की बजाय एक सही दिशा में अपना कार्य निरंतर करता रहता है। आगे के व्याख्यान में हम देखेंगे अध्ययन क्षेत्र का निर्धारण और सूचनादाताओं का चुनाव। थैंक यू।